सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमावत प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 संस्कृत एनसीईआरटी पुस्तक का अध्ययन विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। कक्षा 10 के बच्चों में ये समस्या होती है कि सर हम कक्षा 10 में 100 में से 100 अंक किस प्रकार से प्राप्त करें। इतना कुछ पढ़ लेते हैं फिर भी हमारे अंक कट जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ऐसी मनोदशा को देखकर, आपकी इस समस्या को देखते हुए हम यहाँ निःशुल्क बैच लेकर आपके 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए बेहतर रणनीति के साथ प्रियंका चौधरी संस्कृत यूट्यूब क्लासेज पर निःशुल्क संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप क्लास को देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कक्षा कैसे लगी, कैसी नहीं लगी, फिर उसके बाद बताएं कि और क्या करना चाहिए। आज हम पहले पाठ से ही लेकर अंतिम क्षण तक निरंतर कक्षा देते रहेंगे। उसके बाद आपका कर्तव्य यह है कि आप प्रत्येक क्लास को देखकर अपने नोट्स बनाकर उसमें अपनी जो कमी रही है उस कमी को याद करते हुए और कमेंट्स बॉक्स में उस कमी का निस्तारण जरूर बताएं किस प्रकार से किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज हम पहले पाठ सूची पर्यावरण के पहले प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न इसका क्या बन रहा है, सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। चाहे वो अनुवाद का हो, चाहे वो प्रसंग का हो, चाहे वो संधि का हो, समास का हो, विच्छेद का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न क्यों नहीं हो, आज सारे प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला आपके पास शीर्षक है सूची पर्यावरणम। शीर्षक है सूची पर्यावरणम। ध्यान दीजिए, मेरे साथ आप बोलते रहिए, बोलोगे तभी याद होगा। सूची पर्यावरणम, बोलो सूची पर्यावरणम। यहां पर पहला ही प्रश्न बनने जा रहा है। सूची शब्दस्य किम अर्थम। सूची शब्दस्य किम अर्थम। वहां पर आपके जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा तो वहां पूछेगा सूची शब्दस्य किम अर्थम। ऑप्शन में मिलेगा आपके पास स्वच्छ, पवित्र, उसके बाद निर्मलम, न कोअपि। इस प्रकार से आपके पास वहां ऑप्शन मिलने वाले हैं। लग तो रहे सारे एक जैसे ही, लेकिन यहां पर इस प्रकार से स्वच्छ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। उसके बाद आप लोग लोगों के पास दूसरी बात यह है कि हम सर पाठ परिचय से प्रश्न बनता है या नहीं बनता है, हमें तो केवल अनुवाद करवा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न बनेगा हमारा अनुवाद से पहले पाठ परिचय का। किसका बनेगा? पाठ परिचय का। यहां से हर बार प्रश्न बनकर आया है। ध्यान दीजिए, अनुवाद को ध्यान से पढ़ने से पूर्व पाठ परिचय को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पाठ परिचय आप लोग पढ़ लोगे तो आपको अनुवाद में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत कवि के द्वारा हरिदत्त शर्मा, हरिदत्त शर्मा, आधुनिक संस्कृत कवि। कवि कैसा है? आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा, शर्मा यानी हरिदत्त शर्मा के द्वारा। लसत लतिका, इस बात को विशेष याद रख लेना। लसत लतिका इति रचना संग्रहात, इस रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है।
प्यारे बच्चों, इस पाठ में आप लोग, फिर से कह रहा हूं कि यहां पर प्रश्न बनेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में इस लाइन को रेखांकित कर लीजिए, महत्वपूर्ण लगा लीजिए यहां पर कि यहां से प्रश्न बनने वाला है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि शुचि पर्यावरणम पाठस्य कै रचनाकार अस्ति, शुचि पर्यावरणम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में मिलेगा हरिदत्त शर्मण, विष्णु शर्मण, नारायण दत्त पंडित, न कोअपि इति प्रकारेण प्रश्न भवति। इस प्रकार से प्रश्न होता है। तो आपको हरिदत्त शर्मा पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जब आप लोग इस प्रकार से ध्यान दे लोगे तो आपका प्रश्न कहीं गलत नहीं होने वाला है। ऑप्शन में आपको तीनों चारों नाम मिलेंगे, वहां पर आप लोग हरिदत्त शर्मा पर ही जाएं। उसके बाद यदि ऐसा नहीं देता है तो फिर रचना का संग्रह कौन सा है, उस संग्रह का नाम दे देगा। रचना का संग्रह क्या है? लसत लतिका, लस लतिका संग्रह दिया गया है, लस लतिका। यदि ऐसा नहीं है तो यहां से संधि विच्छेद पूछ लेगा कि लस लतिका का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहां बनेगा लसत धन लतिका, लसत धन लतिका। परसवर्ण संधि के अंतर्गत तोरली सूत्र से लय को देखकर तय वर्ग भी क्या, तय भी क्या हो गया? लय में बदल गया। इस प्रकार से लस लतिका शब्द बना है। उसके बाद अत्र कवि, यहां पर कवि महानगराणाम, महानगरों के, अत्र कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्राधिकेन, यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित प्रदूषणों ऊपरी, बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर। दोबारा से देखिए, अत्र यहां पर कवि, कवि महानगराणाम, महानगरों के, यंत्राधिकेन, यंत्रों की अधिकता से, पर प्रवर्धित प्रदूषणों ऊपरी, बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर। यहां पर भी संधि है, प्रवर्धित प्रदूषण धन ऊपरी, गुण संधि का प्रयोग किया गया है। प्रदूषण ऊपरी, प्रदूषण के ऊपर। चिंतित मना, चिंतित मन से दृश्यते, दिखाई दे रहा है, चिंतित मन से दिखाई दे रहा है। स कथयति, वह कहता है, यद कि इदम, यह, यहां इदम, यह लोह चक्रम, लोहे का चक्र, शरीरस्य, शरीर को, मनसश्च, और मन को, शोषकम अस्ति, सुखा रहा है। किसको? दोबारा से बोलो एक बार ध्यान से। यह लोहे का चक्र शरीर को, और च का प्रयोग किया गया है। देखिए, च का प्रयोग यहां पर किया गया है, च का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो फिर देखिए, च का प्रयोग जिस शब्द के आगे च लग रहा है उससे पहले उसका अर्थ निकलेगा और। तो ध्यान दीजिए, शरीर को और मन को, शोषकम, सुखा रहा है। अस्मादेव, इसी से ही, अस्मादेव, इसी से ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन से, सुदूरम, बहुत दूर, नदी निर्जरम, नदी झरने, वृक्ष समूह, वृक्षों के समूह, लता कुंजम, लताओं के कुंज, पक्षी कुल, कलरव गुंजित, वन प्रदेशम, पक्षियों के कुल के द्वारा, पक्षियों के समूह के द्वारा कलरव करते हुए, आवाज करते हुए, शोर करते हुए गूंजित वन प्रदेश की ओर, गूंजित, गूंजायमान वन प्रदेश की ओर, जंगल प्रदेश की ओर गमनाए जाने के लिए अभिलषती, इच्छा करता है, चाह रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको एक बार फिर से थोड़ा तीव्र गति से देखेंगे कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा लस लतिका इस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पर कवि महानगरों के, यंत्रों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन से दिखाई दे रहा है।
स कथयति, वह कहता है, यद इदम लोह चक्र, की यह लोहे का चक्र शरीर को और मन को सुखा रहा है। अस्मादेव, इसी से ही वायुमंडल दूषित हो रहा है। कवि महानगर जीवना सुदूरम, कवि महानगर के जीवन से बहुत दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लताओं के कुंज में और पक्षियों के समूह की आवाज करते हुए गुंजायमान वन प्रदेश की ओर जाना चाहता है, जाने की इच्छा करता है। इस प्रकार से अपना पाठ परिचय था। अब इस पाठ परिचय में से एक प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है। पिछली बार की बोर्ड एग्जाम में भी यहां से एक प्रश्न बना था। प्रश्न क्या था? शुचि पर्यावरणम कस्मात् ग्रंथात उद्गृत अस्ति, कस्मात् रचना संग्रहात उद्गृतो अस्ति, किस रचना संग्रह से उद्गृत है? तो ध्यान दीजिए, रचना संग्रह का नाम बता दीजिए आप, लसलती का। या फिर ऐसा नहीं बने तो फिर पूछेगा शुचि पर्यावरणस्य रचनाकार कै, शुचि पर्यावरण के रचनाकार कौन है? तो यहां बनेगा हरिदत्त शर्मण। यदि इन दोनों में से दोनों ही प्रश्न नहीं आते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इस पाठ का अनुवाद आपके पेपर में आएगा, पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सीधा सीधा अनुवाद दिया गया था और बोला गया था सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत, सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखो। फिर वहां आप जब प्रसंग लिखते हो तो वो प्रसंग में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा शीर्षक कहां से लिया गया है। यह पद्यांश हमारी सैमुसी भाग द्वितीय के शीर्षक शुचि पर्यावरण से लिया गया है। यह पद्यांश हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसलती का इस रचना संग्रह से संकलित है। इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो ये दिया गया है, इस प्रकार से आपको जो पद्यांश दिया गया है, पहला पद्यांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसमें 7 पद्यांशों में से किसका अनुवाद है, उस पद्यांश के बारे में वर्णन किया गया है कि क्या वर्णन इसमें है, ऐसा आपको प्रसंग में बताना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से यदि आप अध्ययन करते जा रहे हो, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते जा रहे हो, इसमें संधि कहाँ है, उपसर्ग कहाँ है, प्रत्यय कहाँ है, अर्थ क्या है, कहाँ से प्रश्न बन रहा है, तो आपके नंबर कटने की कोई चांस नहीं है। निष्फिक्र होकर प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर विश्वास करके आप बेचिंता होकर पढ़िए, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। उसके बाद अब आप बात करते हैं आपके पद्यांश के अनुवाद की, जो सप्रसंग अनुवाद आपके हर बार पूछा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें यहाँ पर आप लोग अनुवाद को किस प्रकार से याद करते हैं। सबसे पहले तो इनका उच्चारण करना जरूरी है। जब तक पद्यांश पाठ का उच्चारण नहीं होता है तब तक हम अनुवाद नहीं कर सकते। उच्चारण कीजिए, दूर्वम अत्र जीवितम जातम, दूर्वम अत्र जीवितम जातम, प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलद अनिशम, महानगर मध्ये चलद अनिशम, कालाशय चक्रम, कालाशय चक्रम, मन शोषयद तनुपेशयद, मन शोषयद तनुपेशयद, भ्रमति सदा वक्रम, दुरांतय दशनै अमुनाशान्य, दुरांतय दशनै अमुनाशान्य, जन स
ग्रसनम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से आप लोग एक दो बार और बोलोगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बोलने में, गाने में बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और अपने आप आपके बोलने की जो अशुद्धि है वो अपने आप दूर होती चली जाएगी। अब देखिए यहां पर अनुवाद किस प्रकार से किया जा रहा है। दुर्वम अत्र, दुर्वम प्लस अत्र, यहां पर संधि है भाई, दुर्वम प्लस अत्र। देखिए दु, यदि ऐसा कहें तो विसर्ग का नाम लेंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले तो उपसर्ग है। दुर, दुर्व, एक मिनट, अहम, एक मिनट विद्यार्थियों, एक बार वापस से क्लीन करना पड़ेगा अपने को। देखिए दुर्वम प्लस अत्र, यहां पर उपसर्ग तो दूर है, उसके बाद अव्यय आपकी बात करें तो अव्यय अत्र है। अव्यय कौन है? अव्यय अत्र अव्यय है। दो चीज निकल कर आ गई। और संधि है रुत्व विसर्ग संधि, जो दुर है इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। दुरु, दुर प्लस अहम प्लस अत्र बन जाएगा, दुर्वम वहम अत्र बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दुर वहम प्लस अत्र, दुर वह प्लस अत्र, दुर वह प्लस अत्र। इस प्रकार से अव्यय उपसर्ग और शब्द के साथ बन जाएगा। दुर लिखें यहां पर, उसके बाद वह, उसके बाद अत्र, ये तीन शब्दों का प्रयोग करके दुर्वम अत्र बना है, दुर्वम अत्र बना है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपके यहां इसी में से पूछ लिया जाए, यही आ जाए और पूछे कि उपसर्ग प्रकृति प्रत्यम उपसर्गम च विच्छेदम कृत्वा लिखत, प्रकृति प्रत्यय और उपसर्ग विच्छेद करके लिखो। आपके दो प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रकृति प्रत्यय भी पूछेगा तो आपको उपसर्ग भी पूछेगा, दोनों अलग अलग। तो यहां पर उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग बता दीजिए, अव्यय पूछे तो अव्यय बता दीजिए। अव्यय तो कौन है? अव्यय तो इसमें अत्र, क्योंकि मैं में आधा ए, इस आधे में इसमें ए छुपा हुआ है, अत्र बन जाएगा। उसके बाद तो अर्थ क्या हो गया? दुरोम यानी कठिन, अत्र यानी यहां पर, दुरोम यानी कठिन और अत्र यानी यहां पर। जीवतम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, यहां पर जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही या प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए, या प्रकृति ही शरण है। जीवन कैसा हो गया है? कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण स्वच्छ हो। कवि की ये अभिलाषा है कि यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति रेव शरणम। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली लाइन में ही पहला प्रश्न बन रहा है, अत्र जीवतम, अत्र जीवतम कीदृशम जातम, अत्र जीवतम कीदृशम जातम, यहां पर जीवन कैसा हो गया है। अब यहां पर पहला प्रश्न बन गया, यहां पर पहला प्रश्न बन गया। अब आप इसका उत्तर क्या दोगे? यहां पर पूछेगा अत्र जीवतम कीदृशम जातम। अब चाहे वो एक पद में पूछे या पूर्ण वाक्य में पूछे, एक पद में पूछे या फिर आपको पूर्ण वाक्यों में पूछे। एक पद में पूछे तो सीधा सीधा उत्तर मिलेगा आपको, क्या? दुर्वे वहम अत्र। ये लो, एक पद में पूछे तो आपका सीधा सीधा उत्तर हो गया, एक पद में पूछे तो इतना उत्तर, ये लीजिए। लेकिन यही उत्तर मान लीजिए आपके पास पूर्ण वाक्यों में आ जाता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसी उत्तर को अपन पूर्ण वाक्य में लिख दीजिए। कैसे? देखिए एक बार, यही उत्तर है, यही प्रश्न है, लेकिन बस लिखने का फर्क है। उत्तर भी अपने पास ही है, प्रश्न भी अपने पास ही है, बस
समस्या ये होती है कि सर लिखे कैसे, लिखे कैसे। एक मिनट, ये कट गया, इसको वापस से सही कर देते अपन। हाँ, अब देखिए इसमें जो समस्या आ रही थी उस समस्या को देख लीजिए। सर हम लिखें कैसे, तो लिखिए उत्तर लगाकर, उत्तर हम लगाकर क्या होगा, पूर्ण वाक्य में पूछे तो पूर्ण वाक्य में लिख दीजिए। तो लिख दीजिए क्या बनेगा, अत्र यहाँ पर जीवतम जीवन कैसा, दुर्वहम, दुर्वहम। अब यहां पर दुर्वहम अत्र, दुर्वहम अत्र, दुर्वहम अत्र नहीं लिखेंगे, अब दुर्वहम, दुर्वहम यानी कठिन, भवती या जातम। ये लो, आपका उत्तर बन गया है। वही प्रश्न है, वही उत्तर है, लेकिन अब ये समस्या पूर्ण वाक्य वाली खत्म हो गई है। अत्र जीवतम दुर्वहम जातम, यहां पर जीवन कठिन हो गया है। यहां पर जीवन कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। अब आगे की लाइन का हिंदी अर्थ देखते हैं अपन। यहां से जो प्रश्न बन रहा है अपन साथ साथ उन प्रश्नों को निकालते हुए चलेंगे, तो आपकी कोई समस्या नहीं रहने वाली है। देखिए प्रकृति रेव, यहां से पिछली बार प्रश्न मिला संधि विच्छेद का, शब्द दे दिया प्रकृति धन एव, प्रकृति धन एव, प्रकृति धन एव। अब बताइए संधि कौन सी है, मैंने संधि विच्छेद भी कर दिया, प्रकृति ही धन एव। ध्यान दीजिए विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में विसर्ग का क्या बन रहा है, रे बन रहा है। विसर्ग का क्या बन रहा है, रे बन रहा है। इसका मतलब यहां कौन संधि है, विसर्ग रुत्व संधि है, रुत्व विसर्ग संधि है। और याद कर लीजिए इस उदाहरण को, अब की बार फिर पूछ सकता है, अब की बार फिर से पूछ सकता है। रुत्व विसर्ग संधि है। शरणम, शरण ही में जाना चाहिए, या शरण ही, प्रकृति ही क्या है, शरण है। प्रकृति ही हमारी रक्षा कर सकती है। उसके बाद देखिए वापस से फिर से इस लाइन का वापस आप देखिए, जीवन यहां पर कठिन हो गया है, जीवन यहां पर कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण स्वच्छ हो, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है। चलद अनिसम, चलद धन अनिसम, यहां पर भी संधि का प्रयोग हुआ है, जत्सत्व संधि का प्रयोग हुआ है। संधि बनेगी चलत धन अनिसम, चलत धन अनिसम। चलत धन अनिशम, यहां पर संधि कौन सी प्रयोग हुई है, तय का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा, चलत अनिशम बन जाएगा। दिन, चलत यानी चलता है, अनिशम यानी दिन रात लगातार। अब तो समझ गए कि कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलत अनिशम लगातार, दिन रात लगातार चलता है। कालाशय चक्रम, कालाशय चक्रम, काला यश चक्रम, लोहे का चक्का, लोहे का चक्र दिन रात महानगरों के बीच में चलता रहता है। दिन रात महानगरों के बीच में लोहे का चक्का चलता रहता है। उसके बाद तन मन सोचियत तनु पेशियत, मन को सुखाते हुए, तनु पेशियत और तन शरीर को पीसते हुए, तनु मीन्स शरीर, तनु मीन्स शरीर को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति मीन्स घूमता है, सदा ये फिर अव्यय का प्रयोग हुआ है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी
टेढ़ा, हमेशा टेढ़ा चलता रहता है। मन को सुखाते हुए, तन को, शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। दुरांतैर दशनय अमुना, इसके भयंकर दांतों से, यहां पर भी संधि हुई है, यहां पर भी संधि हुई है। ध्यान दीजिए, संधि देखिए एक बार फिर से, क्या बन जाएगा? दूरदांतई तो बनेगा दूरदांतई। यहां पे दांतई जो शब्द है वो अलग निकल जाएगा, रुत्तो विसर्ग संधि आ जाएगी, यहां पर भी उपसर्ग निकल जाएगा भाई। दूर, उसके बाद दांतई, ये तो उपसर्ग आ गया, ये तो क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। अब इसके बाद संधि का प्रयोग हुआ है, उसके बाद संधि जो ऋतु विसर्ग है वहां पर ऋतु विसर्ग फिर से संधि का प्रयोग हुआ है। दस नई, दस नई, यहां पर भी दस नई धन अमुना, दस नई धन अमुना। अब देख लीजिए कितनी संधि का कैसे कैसे प्रयोग हुआ है। दुर उपसर्ग है, दांतई मूल, दांतई शब्द है, और यहां पर भी तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। दांत शब्द में तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हुआ है, दांतई बन गया। दशनई भयंकर, अमुना इसके, तो अब पूरा शब्द क्या बन जाएगा? दुरांतई दशनई अमुना, इसके भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांतों से। शानेव, शात धन नेव, शात धन नय धन एव, यहां पर भी संधि है। शात धन नय धन एव, शात धन नय धन एव। अब तय का नय बन रहा है अनुनासिक संधि से, जिसको परसवर्ण नाम दे रखे हैं। उसके बाद नय धन एव वृद्धि संधि से बना है, तो शात धन नय धन एव, यहां पर भी संधि दो का प्रयोग हुआ है। आपके विद्यार्थियों एक संधि पूछेगा, एक शब्द में दो संधियां एक शब्द में नहीं पूछने वाला है। आपके तो नय धन एव पूछ ले भले, या फिर शात धन नय पूछ ले, कोई भी एक, उसके साथ उसका नाम भी याद होना चाहिए कि कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। जनग्रसनम, लोगों का विनाश। तो अब देखिए क्या इसका अर्थ, कंप्लीट लाइन का अर्थ देखेंगे इसका कैसे। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे अपनी कॉपी में लिखते जाइए अर्थ को, तब तो अर्थ समझ में आएगा। दुरांत दशनई, दुरांतई दशनई यमुना, इसके भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांतों से। शाने न हो जाए, जनघर्षणम, लोगों का विनाश। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण स्वच्छ हो। समझ में आया? पर्यावरण क्या हो? स्वच्छ हो। इस प्रकार से अपना पहले पैराग्राफ का अनुवाद आपने देख लिया। अब अपन का अपना जो प्रश्न है वो कैसे बनने जा रहा है। प्रश्न क्या बनेगा, आपके पास में पेपर में ये एक पद्यांश मिलेगा। मान लीजिए आपके पास पेपर में कैसा मिलेगा, ये एक पद्यांश मिलेगा और फिर लिखेगा अधोलिखित पद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी अनुवादम लिखत। यहां लिखे हुए पद्यांश का सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखो। और आप यही गड़बड़ करते हो कि वो पूछता है अनुवाद और आप लिखते हो व्याख्या, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की तुलना नहीं कर पाते हो। क्योंकि हिंदी में तो क्या पूछता है आपके, व्याख्या, और आपके संस्कृत में क्या पूछा है, अनुवाद। और आपने क्या किया, दोनों चीज पढ़कर गए, लेकिन वहां पेपर की हड़बड़ाहट में, पेपर के जल्दीबाजी में क्या कर दिया, व्याख्या की जगह तो अनुवाद लिख दिया और अनुवाद की जगह व्याख्या लिख दिया। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो यही देखता है कि विद्यार्थी को ये नहीं पता कि वो व्याख्या कर रहा है या अनुवाद कर रहा है। विद्यार्थियों डरने की कोई बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए, प्रश्न को एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर लिखी हुई लाइन को फिर से पढ़िए, उस लाइन को पुनः
पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। तो पहला आपको लिखना कैसे है, लिखी हुई लाइन है, उस लाइन को क्या लिखेंगे, उत्तर लगाकर। मान लीजिए आपके पास में अथवा में दो आए, एक ये और एक इसके अथवा में, विकल्प में दो आएंगे। आपको ये अच्छा लग रहा है या इसका विकल्प वाला अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है उसके पहला शब्द को उठाओ और लिखो ध्रुवम अत्र, इतना लिख दिया, फिर डैश 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 करके छोड़ दीजिए, फिर अंतिम शब्द को लिख दीजिए। क्या है अंतिम शब्द, जन ग्रसनम। अरे रुक जा भाई, जन ग्रसनम, इस प्रकार से। और फिर नीचे लिखा है सूची पर्यावरणम, इस प्रकार से लिखा हुआ है। सूची पर्यावरणम इस प्रकार से आपके पास लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या करना है आपको। इसके बाद अब क्या करना है, ये तो आपने लिख ही दिया, उसके बाद क्या करना है, सीधा सीधा लिखिए आप लोग। प्रसंग, सीधा सीधा क्या लिखेंगे आप, प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। प्रसंग में लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुसी भाग द्वितीय के शीर्षक सूची पर्यावरण से लिया गया है। इसके रचनाकार विष्णु शर्मा है, जो कि लसत लतिका संग्रह से इस पाठ को संकलित करते हैं। या ऐसा नहीं लिखते हो तो फिर दोबारा सुनो, यह पाठ, यह शीर्षक हमारे विष्णु शर्मा के द्वारा लसत लतिका रचना संग्रह से संकलित किया गया है। इस पद्यांश में कवि यह कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण में जीवन जीना भी कठिन हो गया है, यहाँ चलना कठिन हो गया है, और जो लोहे के जो पहिए हैं, लोहे के जो चक्र हैं, जो शरीर को सुखाते हुए मन को पीसते हुए, इस प्रकार से यहाँ पर लोगों का जीवन बहुत ही कठिन हो गया, इसका वर्णन किया गया है। बस इतना सा कहना है कि जीवन कितना कठिन हो गया है। फिर उसके बाद आपने अनुवाद लिखा, लिखते रहिए, मैं साथ साथ लिखवाऊंगा भी। उसके बाद आपको लिखना है अनुवाद। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अनुवाद। यहाँ पर कोई संस्कृत का प्रयोग मत कर देना, क्योंकि कई बार ये होता है कि सर पेपर संस्कृत का है, प्रसंग संस्कृत में लिखे या हिंदी में लिखे। एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, वो सीधा सीधा यही कह रहा है कि हिंदी भाषा में आप लोग प्रश्न को लिखिए। उत्तर प्रसंग जो है वो हिंदी में ही होगा, और ये अनुवाद भी किस में होगा, हिंदी में ही होगा। अब हिंदी में जो अनुवाद है वो लिख दीजिए। अनुवाद को देखिए एक बार, देखिए एक बार, और फिर अपन लिखेंगे सारी चीजें। हाँ, अब देखिए, अब यहां पर सीधा सीधा अनुवाद लिखिए। अनुवाद क्या बनेगा, जीवन जीना यहां पर कठिन हो
गया है। कलर दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा कलर ले लेते अपन, ये ले लेते, ये दिखेगा। उसके बाद दूसरी लाइन का अर्थ क्या है? प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही शरण है, प्रकृति ही शरण है, प्रकृति ही शरण है। महानगर मध्य चलद अनिशम कालाशय चक्रम, महानगरों के बीच में दिन रात लगातार लोहे के चक्र चल रहे हैं। लिखिए अगली लाइन, महानगरों के बीच में दिन रात लोहे के चक्र कह दो या फिर चक्के चल रहे हैं। मनसोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रम, मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए, मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़े, हमेशा टेढ़ा चलता है या घूमता है। इस प्रकार से आपने इतनी लाइनों का अर्थ देख लिया। अब उसके बाद अगली लाइन क्या है? दुरांतर दर्शन यमुना ईशानेव जनघर्षणम, इसके भयंकर दांतों से मानव का, मानव का कह दे या लोगों का कह दे? तो यहां पे जन शब्द दिया गया है तो लोगों का शब्द थोड़ा अच्छा रहेगा। लोगों का विनाश न हो जाए। इस प्रकार से आपने इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी अनुवाद एक एक शब्द का किस प्रकार से आया है। अब यहाँ पर इस अनुवाद में और प्रसंग में कोई नंबर नहीं काट सकता। प्यारे बच्चों, ये जो अनुवाद है आपके पास 4 नंबर का आने वाला है। कितने अंक का आने वाला है? 4 अंक का अनुवाद आने वाला है। इस 4 अंक में आपको 3.5 सवा 3 कुछ नहीं रखना है, 4 में से 4 आने
चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा अनुवाद ही तो है। और इसके बाद यदि प्रश्न बनता है तो एक पदेन बनेगा, संधि विच्छेद का बनेगा, उपसर्ग का बनेगा, अव्यय का बनेगा। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी संधि आई है। संधि यहाँ पर ये बना है एक तो, इसके बाद उपसर्ग बना है, इसके बाद यहाँ संधि बनी है, उसके बाद यहाँ संधि बनी है, यहाँ संधि बनी है, यहाँ संधि बनी है। बाकी अव्यय 1, अव्यय 2, अव्यय 3, क्योंकि अव्यय प्रकृति धन एव में भी एक अव्यय है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी अव्यय है। ये इस प्रकार से अव्यय आपके बने हैं। इसके बाद अगली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।